नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी नींद। तो शुरू करें कहानी नींद। आज की रात किसी होटल में काटनी पड़ेगी, यह कहकर वो मेरी ओर देखते हैं। मैं चुप हूँ। 150 मील की यात्रा के बाद भी कुछ कहने के प्रति अनिच्छा अभी भी मन में बनी हुई है। वो स्वयं भी कम बोलते हैं, कार चलाते समय तो और भी चुप हो जाते हैं। ये बात मेरे ध्यान में आ चुकी है। सुनो, उन्होंने कहा है और इम्पाला की गति को मंद करते हुए सड़क के किनारे रोक दिया है। शहर पीछे छूट गया है। सामने चौड़ी सपाट सड़क है और दाहिनी ओर काफ़ी नीचाई पर सागर, लहरें और उनके गर्जन की प्रतिध्वनि। मैं खिड़की के शीशे से मुंह सटाए बाहर देखती हूँ, इसलिए कि मैं उनके कुछ उदास हुए चेहरे, कुछ उलझन भरी मुद्रा को नहीं चाहती। बाहर पानी, केवल पानी, विक्षिप्त लहरें, भीगता हुआ तट और कुछ दूर पर निरुद्देश उड़ती हुई सी गलें। उनका जो हाथ मेरी हथेली को पकड़े है पसीजा हुआ है और वो धीरे धीरे कांप रहा है। मेरे प्रथम स्पर्श से किसी पुरुष में ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, ये जानकर मुझे मन में कुछ कौतुक होता है, पर मन छूता नहीं। उन्हें आश्वस्त करने के लिए मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराती हूँ। इस यात्रा का प्रस्ताव बहुत सहज भाव से दिया गया था और उसी तरह मैंने स्वीकार भी कर लिया। 3 दिन की छुट्टियों में वो उसी ओर जा रहे थे जहाँ मुझे भी जाना था। 8 घंटे की त्रासद बस यात्रा से मुझे छुट्टी मिलेगी, ऐसा मैंने सोचा था। यदि सुबह चलते तो संध्या तक पहुँच जाते, पर निकलते हुए ही देर हो गई थी। जैसा आप ठीक समझें। इतनी देर पहले पूछे प्रश्न का उत्तर मैं अब देती हूँ। पश्चिम में आकाश रक्ताब हो चला है और अचानक ही दिन भर की गर्मी के बाद मैंने कुछ ठंड अनुभव की। वो अपनी सीट पर कुछ आगे झुके से बैठे रहे और उनकी घनी भौहें कुछ ऐसे कुंचित हो आईं जैसे वो किसी गहरे सोच में हैं। एकाएक उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम्हें पहुंचने की कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, मेरा उत्तर है। बात ठीक भी है, मुझे अपने डॉक्टर से मिलना है और उसके लिए मेरे मन में कोई उत्कंठा, कोई जल्दी नहीं है। वो इस उत्तर को शायद मेरी स्वीकृति समझें, पर क्या कहीं अंदर मन में दबे हुए कोने में यही आकांक्षा मेरी भी नहीं है? होटल में हमें 2 संलग्न कमरे मिले। बीच में बाथरूम, उसी के द्वारा एक दूसरे के कमरे में आया जाया जा सकता है और चाहने पर द्वार बंद भी किया जा सकता है। मैंने जब अपनी ओर से दरवाज़ा बंद करना चाहा तो पाया कि उसकी कुंडी टूटी हुई है। शायद ये नियति ही है। रात में सायरन की आवाज़ से आँख खुलती है, मेरे मुंह से एक लंबी चीख निकल जाती है और मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई हूँ। मैं बेतरह काँप रही हूँ। ऐसे सायरन यहाँ सिर्फ एम्बुलेंसों में होते हैं और तभी सड़क खाली करने के लिए चालू किए जाते हैं जबकि उसमें कोई घायल अस्पताल ले जाया जा रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं उस एम्बुलेंस में बैठी हूँ और सामने स्ट्रेचर पे घायल शरीर है। मैं झुककर उसे छूना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कहीं वो ठंडा न पड़ने लगा हो। तुम डर गई? अंधेरे में उनका स्वर सुनकर मैं पूरी तरह आंखें खोलकर आसपास देखती हूँ। शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि खिड़कियों के चौखटों के बाहर हल्की हल्की रोशनी सी लग रही है। क्या तुमने कोई दुस्वप्न देखा था? हाँ, कहकर मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ। सुबह के समय बिस्तर बेहद ठंडा लगता है। मैं बहुत कम चीज़ों से डरती हूँ, न रोग से, न गरीबी से, न ठंड से। डरती हूँ तो बस एक लंबी अंधेरी रात के अकेलेपन से, और उसके त्राण के लिए ही इधर उधर भटकती हूँ। मेरा मनोविद इसे मेरी बीमारी कहता है और वो मेरी चिकित्सा करना चाहता है, जिससे कि मेरी ये भटकन समाप्त हो जाए और मैं फिर से, वो हमेशा फिर पर जोर देता है, किसी और के साथ कहीं घर बसाकर सुख चैन से रह सकूं। अगर ये होटल किसी अस्पताल के पास ना होता तो कितना अच्छा होता। तब कोई भी सायरन मेरी नींद नहीं तोड़ पाता। शायद मैं कुछ देर को फिर सो गई, क्योंकि अगली बार जागने पर पाया कि धूप काफ़ी चढ़ाई है। मैं कमरे में अकेली हूँ। तैयार होकर मैं होटल के लाउंज में आई। वहाँ वो पहले से ही शायद मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मुस्कुराए। सुबह के उस उजले आलोक में उसका चेहरा अब रेखाहीन लगता है। हरे रंग की ट्वीट का कोट पहनने से उनकी आंखें अब हरी दिखने लगती हैं। ये मैंने अभी जाना। वेट्रेस मोटे मोटे प्यालों में खूब गर्म कॉफ़ी दे गई। मैं बिना कुछ कहे कॉफ़ी पीने लगी।
इस क्षणांश में ही मैं बहुत दूर चली गई। शायद ये भांप कर उनके चेहरे पर उदास रेखाएं लौट आईं। नाश्ते के बाद हम लोग फिर सड़क पर हैं। व्हील पर सधे हुए हाथ, सामने सपाट सड़क और दो पृथक पृथक मौन। शहर में हम अपराह्न पहुंचे हैं। मैं YWC पर उतर गई हूँ। मेरे पास केवल एक छोटी सी अटैची है। मैं परसों वापस जाऊंगा, वो कहते हैं। मैं यहीं आपको तैयार मिलूंगी। पर यह कहते कहते मेरे अंदर एक बहुत स्पष्ट विचार कौन जाता है और मैं अनमनी हो आती हूँ। उनके जाने के बाद मैं अटैची लेकर बाहर आती हूँ। बहुत दिन बाद लौटने पर जाना पहचाना शहर भी अजीब सा लगता है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं जानती हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं। वो मुझे बचाना चाहते हैं, पर मुझे कोई रोग नहीं है। स्वस्थ रोगहीन शरीर है। डॉक्टर के पास अब तक चली ही जाती थी, पर अब मुझे चिकित्सा की जरूरत नहीं है। सारे समय मैं उस शहर की सड़कों पर भटकती रहती हूँ। ऊंचे टीले पर बनी अब्राहम लिंकन की कांच से प्रतिमा को देखती रही, फिर उसी के पास बैठ गई। पत्थर ठंडे थे और सामने लॉन पर पतझड़ की पहली हवाओं ने पत्तियां बिखेरना शुरू कर दिया था। बाईं ओर इमारतों के बीच मंदोता झील का एक चौखूंटा टुकड़ा चमक रहा था, गहरा नीला। कभी ये सब मेरे जीवन का एक भाग था, और यहाँ बैठे रहने पर भी इस दिन इस सबसे कटे होने का भाव मेरे मन में है। मेरे पर्स में पैन एम का एक लिफाफा है, जिसमें मेरे स्वदेश वापस जाने का टिकट है। एक नई खुली ड्राई क्लीनिंग की दुकान के कुछ मुफ्त कूपन हैं और डॉक्टर का कार्ड है, जिसमें आज के दिन किसी भी समय आकर मिलने का आग्रह है। सामने दूर काफ़ी नीचे सड़क पर मोटर और बसें लगातार आती जाती दिखाई दे रही हैं। जिन पत्थरों पर मैं बैठी हूँ वे ठंडे होते जा रहे हैं। मैं ठंड से नहीं डरती, केवल रात से डरती हूँ। अकेली अंधेरी लंबी रात से। मैं अब उठकर चलने लगी हूँ। पैर अपने आप उस गली की ओर मुड़ गए हैं जहाँ हम रहा करते थे। ये मकान अब रहने लायक नहीं है। कुछ दिनों में ढहा दिया जाएगा, क्योंकि सड़क के उस पार कॉलेज क्लब नाम का एक बार है और उसके ग्राहक इतने बढ़ गए हैं कि उनकी मोटरों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इसलिए ये मकान गिरा दिया जाएगा, जिससे कि कॉलेज क्लब में अधिक से अधिक लोग आएं और निश्चिंत रूप से बैठ सकें, क्योंकि उनकी मोटरों के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। ये मकान हमारे लिए एक मित्र ने ढूंढा था। इस शहर में आने से पहले उन्हें लिखा गया था कि जो भी घर हो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अत्यंत निकट हो। ये घर लाइब्रेरी के ठीक सामने था। कुछ दिन पहले शायद इसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, जिससे कि कोई इसमें अवैध रूप से न रह सके। पर मुझे ठंड लग रही है और मैं अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये घर था। चारों ओर कांच ही कांच है। मैं सावधानी से चप्पलें उन पर रखकर अंदर घुस आई हूँ। बाईं ओर तुम्हारी स्टडी थी और उसमें तुम्हारी कुर्सी अब भी टूटी पड़ी है, औंधी। मैं झुककर उसको सीधी करना चाहती हूँ, पर वो बार बार गिर पड़ती है। जमीन पर पुराने अखबारों और कागज़ों का ढेर है। उन्हें फेंके भी कौन? और पूरे दिन के बाद मैं अब थोड़ी स्वस्थी अनुभव करती हूँ। बिखरे हुए कांच पर सावधानी से चप्पलें रखती हुई सीधे ऊपर चली जाती हूँ। यह अच्छाई है कि सीढ़ियाँ अभी नहीं तोड़ी गई हैं। एक बार बढ़ई किसी काम के लिए आया था। उसने सीढ़ियों पर हथौड़ी से ठक ठक करते हुए कहा था, बहुत पुराने और बढ़िया ओक की लकड़ी है, आजकल तो दुर्लभ ही है। वही सीढ़ियाँ, फिर दूसरी मंजिल पर शयन कक्ष और सटा हुआ स्नान घर। स्नान घर की अलमारी खोलती हूँ तो उसमें 3-4 कर्लर और नेल पॉलिश की खाली शीशी दिखाई देती है। नाम है नियरली न्यूड। शीशी वापस फेंक देती हूँ। शयन कक्ष की दीवारों में लंबी लंबी खिड़कियाँ हैं। यहाँ भी वही हाल है, हर कांच फूटा हुआ। कमरे के बीचों बीच काष्ठ भूमि पर एक गद्दा पड़ा है, मेरा खरीदा हुआ गद्दा। मैं घुटने मोड़कर उस गद्दे पर बैठ गई और दीवारों को देखने लगी। चारों ओर सन्नाटा है। सन्नाटे के मध्य एक ढहाया जाने वाला घर। टूटे हुए शीशों से तेज हवा आती है और बाहर सूखी पत्तियों के झरने की खड़खड़ सुनाई देती है। मैं गद्दे पर लेट गई। नहीं, मैं रुग्ण नहीं हूँ, ना मुझ में कोई मानसिक विकृति है। वो डॉक्टर, मेरा मनोविद, झूठ कहता है। मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मैं केवल साथ ढूंढती हूँ, कंपेनियनशिप, तुम्हें जिलाए रखने के लिए। तुम, मैं, वो, और न जाने कितने चेहरों की पात। मेरा मन स्मृतियों के दाने चुगने लगा है। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचूंगी।
फिर मैं उठकर बैठ जाती हूँ और अपना पर्स खोलकर सब शीशियाँ निकालती हूँ। रंग रंग की गोलियाँ हैं, न जाने कब से इन्हें एकत्र कर रही हूँ। गुलाबी और सलेटी कैप्सूलों से दर्द मिटता है। छोटी छोटी लाल गोलियाँ नींद लाने की हैं। सफ़ेद गोलियाँ, पानी यहाँ कहाँ होगा। फिर भी धैर्यपूर्वक मैं एक एक करके सभी गोलियाँ निगल रही हूँ। मेरा शरीर एक उत्तेजना सुख मिश्रित रोमांच से काँप रहा है। और तब नींद। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की कहानी नींद। पति से अलग हो जाने की व्यथा को दिल पर ले लेने के बाद अकेली स्त्री की मनोव्यथा का चित्रण। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।